आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का सेशन और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम पेपर डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। जिस तरीके से आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और अगर आप ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल फोल्डर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं डिफरेंट एग्जाम के, और यूपी जी के, एमपी जी के, और जो है आपकी बिहार जी के, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज मॉक टेस्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूं। ये सब चीज़ें जो हैं आपको कहां पे मिलेंगी, हमारे 10,000 MCQ कोर्स के अंतर्गत। और इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, स्पेशल फोल्डर्स हैं, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपये में। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं VIP फ्लैश, अगर ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको सीधा मेरा कोर्स जो है 1299 में मिलेगा। और आज और कल इस कोर्स को परचेज करने का लास्ट डे है, और अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी सेम प्राइस के अंतर्गत। क्लियर? ये हाफ प्राइस है, पहली बात तो बता दूं। 1 तारीख से इसकी प्राइस जो है फिर बढ़ जाएगी। क्लियर? GS कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक थ्योरी कोर्स है, एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो यहाँ पे हमने समझा है। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज़ को ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आता है होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दूं, मॉक टेस्ट 21 जो अपलोड होगा आज सुबह अपलोड हो जाएगा 11 बजे 10,000 MCQ कोर्स में, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। आज जो टेस्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया था इसमें 33 क्वेश्चन जो हैं NCERT बेस्ड हैं, और 17 क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो डाले हैं, और स्टेट PCS के क्वेश्चन डाले हैं, तो उसको भी अटेम्प्ट करना मत भूलें। समझ आया? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज ए। जो फूड सिक्योरिटी है भारत देश में वो क्या है आपका? वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक लीगल राइट है, या एक आपका फंडामेंटल राइट है? राइट टू फूड जो है आपका, इसको हमने डाला हुआ है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। सो दैट मीन्स राइट टू फूड इज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ में आता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। क्लियर? एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपके कुछ आर्टिकल्स आपको पता होंगे, जैसे कि आपका आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 39A में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम बात क्या करते हैं? आर्टिकल 39A में हम बात क्या करते हैं? राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये हम बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब ये होता है कि आपको जीवन व्यतीत करने के लिए आपको आपके राइट्स, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से खाना भी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपकी हाउसिंग भी होनी चाहिए, सैनिटेशन, जो भी चीज़ें लिविंग के लिए आपको चाहिए होंगी वो इसके अंतर्गत राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड में आपको मिल जाएंगी। समझ आ गया? दूसरा एक आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या है कि हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाना है, जिसके लिए जो है आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए सरकार आपका काम करती है। सो ये 47 वाला ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, ये 39A वाला भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। लेकिन यहां पे वर्ड राइट टू फूड की बात नहीं है, यहां पे फूड की बात आती है इनडायरेक्टली वे में, लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिशन को लेवल बढ़ाने के लिए। तो इट मींस यहां पे वर्ड सीधा डायरेक्ट यूज नहीं हुआ फूड, और फूड वर्ड जो डायरेक्ट यूज होता है वो आपका फंडामेंटल राइट में यूज होता है, ये याद रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, फंडामेंटल राइट है ये। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था वो 2013 में आया था, जिसके अंतर्गत
जो है हमारी 2/3 पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलेंगे। सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का मतलब क्या है, जो चीजें मतलब रेट है मार्केट में उससे बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाएगी ये चीजें। क्लियर। और ये 12 सितंबर 2013 को जो है ये लॉ बन के आ गया था, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम की बात करें, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, और जितने भी आपके मदर बच्चा जन्म देती है तो मदर की न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए, ये सब चीजें जो हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में देखने को हमें मिली थी। सो ऑल दीज आर एक कलेक्टिव अप्रोच है कि अगर आपको फूड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने तो आपको ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी जो है मई मंथ की जो बेस्ट 200 क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट जो डील करती है वो इनमें से किस चीज के लिए डील करती है? यस, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट जो है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए बात करती है। जब भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात आती है तो दैट मींस फेडरल कैरेक्टर की बात आती है। फेडरल कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? संघ। संघ वर्ड का मतलब क्या है? सेंटर के पावर अलग हैं, स्टेट के पास पावर अलग हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर अलग हैं। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलती है। बट हमारे देश में क्या होता है, फेडरेशन तो है ही है, लेकिन उसमें से सेंटर क्या है आपका? स्ट्रांग है। फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, जो कि हमने कहां से लिया है? जो कि हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, क्लियर हो गया आप लोगों को? जैसे कि हमारा क्वासी फेडरल की बात आती है, ये सब चीजें। अब बात यहां पे ये आ गया कि फेडरल विद स्ट्रांग सेंटर हमारा ये वाली वर्ड है। सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक आपका पुंची कमीशन भी बैठा था। ये पुंची कमीशन जो बात करता है ये 2007 में था आपका। क्लियर। 2007 में। वन मोर पॉइंट इज हियर, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है आर्टिकल 131 के अंतर्गत, जो कि आती है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, जिसमें सेंटर और स्टेट, स्टेट और स्टेट के झगड़ों को सॉल्व करने की बात यहां पे करी जाती है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। करप्शन की अगर हम बात करते हैं, भारत में करप्शन को खत्म करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था 1964 में, और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था? संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से। ये संथनम कमेटी ने बोला था कि करप्शन को खत्म करने के लिए हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैठेगी, और बनाई थी इन्होंने। ये जो है किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जवाबदेही है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेही है, ये याद रखना। क्लियर। लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं। लोकल गवर्नेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पावर्स जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वगैरह आते हैं। क्लियर हो गया? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। और अगेन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन अगर हम याद करें, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहते हैं हम? दैट इज लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये याद रखना, लॉर्ड रिपन को। इंटर स्टेट डिस्प्यूट की बात करें, आर्टिकल 262 के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है। चलिए जी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कौन से फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पर्शता को खत्म करने की बात करी गई है? कौन से आर्टिकल में अस्पर्शता को खत्म करने की बात करी गई है? दैट इज द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये बात करी गई है आपके आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत। क्लियर। कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली जो बात पुराने जमाने पे चलती थी हमारे, ठीक है, दादा परदादा के टाइम पे चलती थी, आपने सुना होगा, आपके कहानियां सुनी होंगी आप लोगों ने। तो अनटचेबिलिटी जो है आपकी अब खत्म कर दी गई है आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी के लिए अभी एक राइट भी बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। क्लियर। 1976 का सिविल राइट एक्ट जो है बनाया गया था। आंसर नंबर ए जो है इसमें बनेगा राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत बनेगा आंसर नंबर सी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जो आता है वो 14 से लेके 18 नंबर तक आते हैं, ये याद रखें। और कल्चरल और एजुकेशन राइट आते हैं 29 और 30 में आते हैं, ठीक है। रिलीजन वाला जो राइट आता है आपका 25 से 28 तक आता है।
और उसके बाद है लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम की बात करें 19 से 22 तक देखने को हमें मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अनटचेबिलिटी से मेरे दिमाग में क्वेश्चन एक दो आते हैं, क्या अगेन क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है ना अनटचेबिलिटी वर्ड, तो ऑब्वियसली बात है हमारे दिमाग में दो तीन क्वेश्चन क्या आते हैं। अनटचेबिलिटी छुआछूत के लिए एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई गई थी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ये जो है 1932 में बनाई गई थी, 1932 में बनाई गई थी, एंड दिस इज बाय द महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, क्लियर। और महात्मा गांधी जी ने 32 में ही हरिजन नाम का एक पेपर भी जो है स्टार्ट करवाया था। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अनटचेबिलिटी के दिमाग में एक पर्सन और आते हैं, भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी ने भी इनको खत्म करने के लिए, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई गई थी। और भीमराव अंबेडकर जी ने, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपकी दैट इज 20 मार्च 1927, यहां पे आपका महाड़ सत्याग्रह किया था इन्होंने। महाड़ क्या होता है, महाड़ का मतलब होता है जैसे कि गांव वाले कुएं से पानी इकट्ठा करते हैं ना, दैट इज महाड़। तो उसमें जो ये वर्ड यूज करते थे अनटचेबल्स को पानी, हरिजन्स को पानी पीने नहीं दिया जाता था उस तालुका से, उस कुएं से। तो इन्होंने जो है ये सत्याग्रह किया था, महाड़ सत्याग्रह, और महाड़ सत्याग्रह फिर कंप्लीट हुआ। और जो अनटचेबल पीपल थे, जो उस टाइम पे अनटचेबल जिनको यूज करते थे, लोअर जाति वाले लोग थे जो, ठीक है, तो उनको क्या किया गया, उनको पानी के लिए जो है मतलब अनुमति मिल गई और पानी पीने लग गए वो वहां से। अदरवाइज पानी पीने के लिए भी मतलब समझो, मतलब उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी, इमेजिन करने में भी डर लगता है, समझ आया। अब 20 मार्च की बात करते हैं, तो 20 मार्च जो है आपका सोशल इंपावरमेंट डे कहा जाता है, सोशल इंपावरमेंट डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना है आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, ग्राम न्यायालय एक्ट जो कि आपका 2008 का है, ग्राम न्यायालय एक्ट जो है, इनमें से कथन कौन सा सही है, इनमें से कथन कौन सा सही है ग्राम न्यायालय एक्ट के लिए। एज पर द एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली द सिविल केसेस एंड नॉट द क्रिमिनल केसेस। पहली बात तो मैं आपको एक चीज में बता दूं, जब भी आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब वर्ड ओनली वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो गलत हो। पॉइंट समझ आया, मैंने बोला कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं जब ओनली वर्ड लिखा हो तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत होती है। तो यहां पे स्टेटमेंट ये गलत है, सिविल केसेस नहीं क्रिमिनल केसेस को भी संभालती है, ये याद रखना, समझ आया। दूसरा है, द एक्ट अलाउज द लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज ए मीडिएटर और रिकॉन्सिलेटर। बिल्कुल, जो लोकल एक्टिविस्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मीडिएटर की तरह काम करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे आप ना जो है मतलब काफी स्टूडेंट इसको ऐसे मत समझ लेना कि हाँ ओनली वर्ड आया तो गलत ही करना है, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ओनली वर्ड आया तो गलत हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद देखना है कि हाँ उस स्टेटमेंट के रिलेटेड ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, जो भी है, समझ आया। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, सेकंड ओनली इज द राइट वन, ग्राम न्यायालय एक्ट। अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल के आगे सब बराबर हैं, कानून के सब बराबर हैं, ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने लिया था यूएस से, और ये गिवन है आपका आर्टिकल 14 के अंतर्गत गिवन है, समझ आया। 13 की बात करते हैं तो ये जुडिशियल रिव्यू की बात आती है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू मैंने बहुत बार आपको क्वेश्चन समझाया है। एक वर्ड होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, एक वर्ड होता है रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एक वर्ड होता है रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं लेनी है आपको। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 137 में आता है, जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 में आता है, दोनों आपके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, क्लियर हो गया। अब बात क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू की जब हम बात करते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो इस वर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी जो हमारे देश में कानून लगा हुआ है
उसको देखती है और उसको बताती है कि ये संवैधानिक है या नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी संवैधानिकता है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट आता है। लेकिन रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है, उसको दोबारा से चेक कर रही है रिवाइज करने के लिए कि हाँ हम अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिसीजन के चेंज करना ना करना वो रिवाइजरी में आता है, ये याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? आर्टिकल 17 की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी हम। आर्टिकल 26 ये रिलीजन के लिए राइट आता है आपका, और इसमें 26 में हम बात क्या करते हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, आप जो है इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अपने जितने भी धर्म के अफेयर्स जो भी होते हैं, कोई बातचीत है या कोई भी आपके दिमाग में चीज चल रही है, वो आप इसमें कर सकते हैं। क्लियर? यस, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। और लेकिन ये सारा काम जब आप करेंगे अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, कानून के दायरे में रह के आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि धर्म है और धर्म के रिलेटेड आप कुछ भी कर दो, कानून के दायरे में। कानून ने बहुत सारे दायरे बनाए हुए हैं धर्म के लिए भी, और उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आंसर नंबर ए। सो यहां पे देख लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो स्टेटमेंट थी, इसका मतलब क्या है? कानून की आईज में, कानून की आंखों में सब बराबर है। दूसरा वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कौन समझ आया? दैट मीन्स एप्पल एंड ऑरेंजेस आर नॉट द सेम, थस इनको सेम प्रोविजन दी हैं डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और प्रॉपर तरीके से, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट आती है यहां पे। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जहां पे भी विधानसभा नहीं है और उस विधानसभा की जो देखरेख होती है, मतलब जहां पे विधानसभा नहीं है उस जगह के ऊपर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी को संभालता कौन है? और उसको संभालता है प्रेसिडेंट। आंसर नंबर डी, क्योंकि इसके कंट्रोल में होती है। बट प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट कर देता है मेंबर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर देता है। बट अदरवाइज आंसर इसमें क्या बनेगा? डी। ये जो चीज होती है ये रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रपति होता है, क्योंकि जब भी आपकी स्टेट्स में बात करें, ये सब चीजों की बात करें, तो आपके देश में लगता क्या है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है उसको। सारा काम राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति पीछे से काम कर रहा होता है, लेकिन बात यह है कि उसने अपने लोगों को अपॉइंट कर रखा है वहां पे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति इज द राइट वन। और ये हो गया जी आपका पार्ट। क्लियर? तो आंसर नंबर डी इज द राइट वन। आंसर नंबर डी। यहां पे देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे थे, ये सारी की सारी जो है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो है आपकी हैंडल करी जाती है, और इसमें यूनिटरी रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब सारा कंट्रोल किसके पास हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाता है, सारी पावर सेंटर के पास आती हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन टेरिटरीज का, और यूनियन टेरिटरी जो है आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन करी जाती है वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा करी जाती है, जो कि आपका अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और यूनियन टेरिटरी स्मॉलर इन एरिया वगैरह ये वो सब चीजें आती हैं आपकी। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये याद रखना है पॉइंट। तो यहाँ पे स्टेट की बात आती है। स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और उसकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, फेडरल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखती है, मतलब अपनी अपनी पावर्स हैं इनकी। क्लियर हो गया आप लोगों को? और ये हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपका कौन होता है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर होता है। स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन करी जाती है वो आपके चीफ मिनिस्टर द्वारा करी जाती है, जो लोगों द्वारा चुना जाता है, और एरिया बहुत बड़ा होता है और इसके पास ऑटोनॉमी होती है कानून वगैरह बनाने की। क्लियर? सो ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। तो अगेन एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यहां पे हमें आंसर चेंज करना पड़ेगा। देखिए आंसर चेंज करने का मतलब क्या है? देखिए एक्चुअली कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है, ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल। बट
दे आर डायरेक्ट, ये इनको अपॉइंट कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। पॉइंट समझ आया? तो इसका जो आंसर हम चेंज करेंगे वो ए ऑप्शन के साथ चेंज करेंगे। रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन है? वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। सो ये अपॉइंट होता है राष्ट्रपति द्वारा। सो हम टिक करेंगे आपका ए ऑप्शन, यहां पे हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ये याद रखना। यस, आंसर नंबर 1। चलिए जी अगला आंसर बताइए। आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जो हमारी कम्युनिटी है LGBT, दैट इज लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, क्लियर, ट्रांसजेंडर्स, ये कम्युनिटी के अंतर्गत इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन को स्क्रैप ऑफ कर दिया है। तो ये कौन सा सेक्शन जो है स्क्रैप ऑफ किया गया था? यस बताइए। सो ये आपका आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 377 जो है इसको हमने हटा दिया था। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आप मुझे बताएंगे 498 सेक्शन क्या है? आप मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 498 सेक्शन क्या है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आंसर जो भी आपका होगा, ठीक है? 377। अगला बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच इज ए टूल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल टू इनफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी? मतलब क्या है कि जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही को लागू करने के लिए कार्यकारी नियंत्रण का कौन सा उपकरण है? मतलब सीधी सी बात यह है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि चीजों को लागू करना। जैसे कि हमारे देश में लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? उस चीज को इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ने तो इंप्लीमेंट करवानी है, उस चीज को लगाना है। पॉइंट समझ आया? तो उस चीज को कंट्रोल रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए टूल कौन सा है? तो वो है आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। क्योंकि देखिए लागू करवाने का मतलब क्या हो गया? चीज को लागू करवाने का मतलब एग्जीक्यूटिव, और उसका कंट्रोल कैसे होगा? अपॉइंटमेंट और रिमूवल से। जैसे कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी है, यूपीएससी स्टूडेंट्स जब आपका यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं तो अपॉइंटमेंट की जाती है और उनका हटाया भी जाता है। सो वो क्या है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। और वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्योंकि वो जाके आपकी एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में वहां पे बैठेंगे और अगेन उस स्टेट की उस डिस्ट्रिक्ट की चीजों को वो संभालेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज द अकाउंटेबिलिटी। पॉइंट समझ आया? इसमें जवाबदेही है। उनको अपॉइंट कर दिया राष्ट्रपति ने अपॉइंट करके भेज दिया, और वहां पे जब वो काम कर रहे हैं तो जवाबदेही किसको है? एग्जीक्यूटिव को जवाबदेही है। जो भी वो गलत करेंगे या सही करेंगे वो सारी चीजें उनको पता चलती चली जाएंगी, मतलब आगे आगे पता चलती जाएंगे। सो मतलब ब्यूरोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यही होता है। तो वो होता है आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। बाकी आपको पता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इनके जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। 65 साल इनकी रिटायरमेंट एज होती है। यूपीएससी के मेंबर्स की बात कर रहा हूं, क्लियर? अदरवाइज यूपीएससी इज द इंडिपेंडेंट बॉडी और किसी को जवाबदेही नहीं है। और यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। 6 साल का कार्यकाल, रिटायरमेंट एज 65, ये सब पता है आपको। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो भारत देश है वो क्या है? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग भारत देश जो है वो आपका एक सेकुलर स्टेट है। आंसर नंबर बी। सेकुलर का मतलब वर्ड क्या है? धर्मनिरपेक्ष। इस वर्ड का मतलब क्या है? बहुत गहरा वर्ड है ये। सेकुलर वर्ड का मतलब ये है कि देश जो है, कंट्री जो है आपके किसी धर्म को नहीं मानता, किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। पॉइंट समझ आया? बट हम सभी धर्मों की क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? कि कंट्री का, देखिए अगर आप कोई भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप कहीं पे भी जाएं, क्योंकि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। आप मंदिर में माथा टेकें, गुरुद्वारा में माथा टेकें, मस्जिद में माथा टेकें, और जो है आपका जो है ये चर्च में जाएं, आपके ऊपर कोई मनाही नहीं है। पॉइंट समझ आया? हमारा देश ये नहीं कहेगा कि हिंदू के धर्म को अपनाओ या हिंदू का त्यौहार मनाओ, ऐसा नहीं कहेगा कि मुस्लिम के त्योहारों को मनाओ, ऐसा नहीं कहेगा सिखों के त्योहारों को मनाओ या किसी भी धर्म के त्योहारों को मनाओ। पॉइंट समझ आया? हमारे धर्म, हमारा देश ये बोलता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, बट हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब होता है सेकुलर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकुलर वर्ड जो है ये कहां पे लिखा गया था?
प्रियम्बल में लिखा गया था, प्रस्तावना में लिखा गया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीफेस ऑफ द कंट्री, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, वो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां पे ये जो वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जो है इसको ऐड किया गया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकुलर स्टेट इज द राइट वन, सेकुलर स्टेट। क्लियर हो गया आप लोगों को? और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे एक वर्ड आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है आपका, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात करी थी हमने, वो तो बात करी थी केशवनंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 में करी थी, लेकिन सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमें पता लगा था एसआर बोमाई केस में, एसआर बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में, कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्लियर हो गया? सो ये वर्ड है जी आपका इंडिया, सेकुलरिज्म इन इंडिया, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसीलिए क्योंकि अब आपको आता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, जो रिट इशू करी जाती है आपकी हायर कोर्ट द्वारा, वो हायर कोर्ट कौन सी हो सकती है? हाई कोर्ट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। और हायर कोर्ट क्या कहती है कि जो आपका हायर कोर्ट क्या कहती है कि जो आपने लोअर, हायर कोर्ट क्या कहती है, अगर लोअर कोर्ट के पास कोई केस हो कि वो उनकी यूरिसडिक्शन में नहीं आता, उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, दैट मींस अब लोअर कोर्ट इस चीज का डिसीजन नहीं सुनाएगी, डिसीजन हम सुनाएंगे। हम मतलब आपकी हायर कोर्ट सुनाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन कहा जाता है। आंसर नंबर बी। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कह रही है कि आपकी पावर में नहीं आता, हम ये चीज का डिसीजन खुद सुनाएंगे। तो जब हम डिसीजन सुनाएंगे तो वो आएगा आपका प्रोहिबिशन के अंतर्गत, देखने को आपको मिलेगा। एक वर्ड होता है जब आपकी जो लोअर कोर्ट है आपकी, जहां आपकी हायर कोर्ट जो है आपकी, क्लियर, जो आपकी हायर कोर्ट है आपकी, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, और इस डिसीजन को अगर आपने खत्म करना है तो वो कौन सी पावर होती है? वो होती है आपकी सेरिटोरी और सेरिशरी वर्ड यूज करते हैं हम। ध्यान से समझना, दो वर्ड में कंफ्यूज मत होना। यहां पे क्वेश्चन बोला गया है कि चलता चलता केस जो है लोअर कोर्ट से उठा लिया गया और किसके पास आ गया? आपकी हायर कोर्ट के पास आ गया। कौन समझ आया? और इस केस में जो मैंने आपको बताया है, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था और उसका डिसीजन कैंसिल कर दिया और सारी पावर्स किसके पास आ गई? हायर कोर्ट के पास आ गई। डिसीजन कैंसिल कर दिया और सारा डिसीजन ये सुनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सेरिटरी। दो वर्ड है, चलता चलता केस आ जाना हायर कोर्ट के पास, प्रोहिबिशन, डिसीजन दे दिया और उसको कैंसिल करना, और वो होता है आपका दैट इज सेरिटोरी। ये याद रखना। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू हैव ए बॉडी, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट आपसे वायलेट हो जाए या छीन लिए जाएं तो आप कहां पे जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अंडर आर्टिकल 32, और वो आप पेश करेंगे, आपका जो केस होगा वो दैट इज द हेबियस कॉर्पस के दौरान। एक वर्ड है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है एक्टिवेट करना। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है आपकी, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो काम नहीं कर रहा, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट हम रिट फाइल कर सकते हैं और ये मैंडामस में आता है। तो सरकार जो भी कोर्ट है उसको कहते हैं एक्टिवेट होने के लिए, बोलते हैं भाई इसका काम कर, तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होने के लिए बात करती है और ये रिट हम राष्ट्रपति या गवर्नर के अगेंस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटीज। क्लियर? प्रोहिबिशन मैंने आपको बता दिया। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस है जहां पे ए पर्सन की प्रमोशन होनी थी और बी पर्सन भी प्रमोशन की रेस में था, तो उस जगह का हेड मैं हूं। अब मुझे सरकार भेजेगी कि ए को प्रमोट कर दिया जाए, ए को भी एक चिट्ठी आएगी कि हां तुम प्रमोट हो चुके हो। अब मैंने सरकार की चिट्ठी को रिजेक्ट कर दिया और मैंने बी को प्रमोट कर दिया ए की जगह पे। अब ए वाला पर्सन जो है वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगा और सरकार मुझसे पूछेगी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, किसके अकॉर्डिंग? क्यू वारंटो के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है ये।
सो क्यू रंटो ये वो सब चीजें आपको 5 रिट हैं, 5 की 5 रिट मैंने डिटेल में आपको समझा दिया यहां पे। अब बात यहां पे ये करते हैं, ये रिट वर्ड कहां से लिया है हमने? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये वर्ड लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ द वर्ड इज, जो रिट वर्ड है ये किस चीज के लिए है? फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। फंडामेंटल राइट जो है आपके यूएसए से लिए गए हैं और पार्ट 3 में आते हैं, 12 से लेके 35 तक आते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना के रखते हैं। पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पॉइंट समझ आया? नाउ द पार्ट इज, अब फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए रिट इश्यू करी जाती है अंडर आर्टिकल। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं तो अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का आर्टिकल, या फिर इसको बोला जाता है हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने, ये याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में आपका जो मतलब रिट होती है वो 226 में होती है, जहां पे आपका फंडामेंटल राइट के लिए भी बात आती है और आपके लीगल राइट्स के लिए भी बात आती है। दैट मीन्स हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं, हम उसमें लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं। सो इट मीन्स हमारी जो पावर्स है राइट्स के मामले में, तो वो किसके पास ज्यादा होगी? वो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर होती है, क्योंकि हम हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं और लीगल राइट के लिए भी जा सकते हैं। बट अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हैं सीधा, पर पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाई कोर्ट की, क्योंकि उसमें लीगल राइट की पावर भी देखने को मिल रही है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फॉरेस्ट जो हमारे देश में है एक सब्जेक्ट है, ये 7th शेड्यूल में लिखा गया है, कौन सी लिस्ट में? पहली बात तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियां होती हैं, ये देश की गवर्नेंस करने में आपको मदद करती हैं। और शेड्यूल्स जो हैं गवर्नेंस करने में, और जो 7th शेड्यूल है जिसमें आपका पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिवीजन करने की बात करी गई है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट बात करी गई है, यहां पे पावर्स को डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करी गई है। और ये फॉरेस्ट जो आता है आपका, वो आता है कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। यूनियन प्लस स्टेट मिलकर कानून बनाती है यहां पे, क्योंकि अगर यूनियन की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट में सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं यहां पे 7th लिस्ट में। क्लियर? और यहां पे कंकरेंट लिस्ट जो है वो फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो हमने कौन से संविधान से लिया था? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज बोरो करी थी। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं कि फॉरेस्ट को हमने कंकरेंट लिस्ट में डाला था, पहले ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता था, फिर हमने कंकरेंट लिस्ट में डाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। क्लियर? 42nd को हम और क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 42nd के अकॉर्डिंग हमने 5 सब्जेक्ट को चेंज किया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, और वो 5 सब्जेक्ट क्या थे? फॉरेस्ट था, एजुकेशन था, वेट एंड मेजर्स था, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, और एक था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स। तो ये सब चीजें जो बात आई थी वो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत देखने को मिली थी। 5 सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। अगर कोई चीज ना सेंटर में लिस्ट में हो, ना स्टेट में हो, ना कंकरेंट में हो, तो उसको हम डाल देते हैं रेजिडुअरी पावर्स में, रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां में, जो आर्टिकल 248 के अंतर्गत लिखी गई हैं। और इसमें सारी पावर वो आ जाती है पार्लियामेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। अगर कोई भी लिस्ट में वो कानून ना बना हो तो वो हम सीधा का सीधा डाल देते हैं आपका रेजिडुअरी लिस्ट में, और उसमें सेंटर, यूनियन या पार्लियामेंट कानून बनाती है, ये याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी अगला आंसर बताइए। 10वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में वो किस चीज के लिए बात करती है? ये तो सबको पता होगा। 10वीं अनुसूची जो बात करती है वो बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदलने के विरुद्ध कानून के बारे में, जिसमें हमने 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 किया था कि कोई भी जीता हुआ पर्सन अपना दल नहीं बदल सकता अनलेस 2/3 लोग जो है उठ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाते। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट
2003 भी किया गया था इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में कितने लोग रख सकता है, 15% ऑफ लोकसभा सीटें रख सकता है। ऐसे ही स्टेट का जो सीएम होगा अपनी मंत्रिपरिषद में विधानसभा के 15% सीटें रख सकता है। ये याद रखना, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, आर्टिकल 324 में लिखा गया था, 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगेन 6 ईयर 65 इज अ रिटायरमेंट एज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो सभी इलेक्शन करवाता है, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, असेंबली का और काउंसिल का, सबके इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाता है वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का करवाता है सिर्फ, ये याद रखना। इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है, जिसका मेन काम क्या होता है, विभाजन करना पैसे का, सेंटर और स्टेट में विभाजन करना, चाहे वो टैक्स की बात आए चाहे वो ग्रांट्स की बात आए, तो वो सेंटर स्टेट में डिवाइड करनी, वो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन करवाता है, ये याद रखना। बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी को बनाने के लिए आपका अगेन आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। इसमें सारी पावर्स जो होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डिफेक्शन इज द राइट वन, डिफेक्शन। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कहां से ओरिजिनेट किया गया था, ये कहां से ओरिजिनेट किया है और हमारे देश में लगाने वाला कौन है, हमारे देश में इस चीज को लगाने वाला कौन है, बताइए आंसर इसका। अब इसमें ध्यान से समझिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट देखना है। पब्लिक का इंटरेस्ट का मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हो। देखिए ध्यान से समझना है, एक होता है फंडामेंटल राइट, यहां पे एक इंडिविजुअल की बात आती है, दिस इज ए इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, मतलब आपके फंडामेंटल राइट, सिंगल पर्सन के फंडामेंटल राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आप सोसाइटी को लेकर चल रही हो। अगर मैं बात करूं टेररिज्म की, तो वो एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं चलेगी, वो पूरी सोसाइटी के ऊपर बात चलेगी। विमेन एजुकेशन की बात करें तो एक विमेन वर्ग को बात करेगी, विमेन वर्ग बहुत बड़ा है हमारे देश के अंतर्गत। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। रोड सेफ्टी की बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं उस कंस्ट्रक्शन से। सो दीज सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द दैट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये चीज हमने बोरो करी है कहां से, यूएसए से बोरो करी है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे देश में इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए जो पहले पर्सन थे दैट वाज पीएन भगवती। सो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी आपको पता है यूएसए से फंडामेंटल राइट भी ले रखे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, क्लियर, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से मैंने आपको बताया था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करी गई है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट की बात करी गई है। यूके के संविधान से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की, रूल ऑफ लॉ की, रिट वर्ड का, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का, ये सब वर्ड जो है हमने इन संविधान से यूज करे हुए हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संशोधन एक्ट जो हुआ है, वो एक्ट क्या करता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना है हमारे देश के अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन सी प्रोविजंस जो हैं आती हैं और कौन सी प्रोविजंस नहीं आती। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिले के अंतर्गत प्लानिंग कमेटी बनाना, ये आपका म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आता है। इसको हमने ऐड किया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग, जो इंप्लीमेंट हुआ था 93 में। क्लियर? तो इट मींस दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दूसरा पॉइंट देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन हम बनाएंगे जो कि पंचायत के इलेक्शन करवाएगा। 5 साल के लिए कार्यकाल होता है, उसके बाद इलेक्शन करवाता है, ये बिल्कुल सही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन हम बनाएंगे जिसमें पैसा विभाजन करने की बात करेगा ये, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तो मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आंसर नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों को? तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 1992 में लगा, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ था? 93 में। पंचायत के लिए
29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, 11 शेड्यूल में लिखा गया है और पार्ट 9 के अंतर्गत ये लिखा गया है पंचायत के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया। पंचायत की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत को बनाने का पावर जो होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के अंतर्गत आती है कि स्टेट बना के देगी, एक स्टेट के अंतर्गत पंचायत वो बना के देगी। पंचायत की बात करते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक आपके आर्टिकल्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। पंचायती के बारे में बात करते हैं तो यहां पे आपके देश में जो है दैट इज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहां पे पंचायत नहीं देखने को मिलती, दिल्ली में भी पंचायत नहीं देखने को मिलती। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सेकंड एंड थर्ड। पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करी गई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, दूसरी आपकी आंध्र प्रदेश में। हमारे देश में 3 लेवल के ऊपर जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट में आती है, पावर्स आती हैं, जो कि हमें बताया था बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था। और बलवंत राय कमेटी ने ही 57 में बोला था कि पंचायत को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जो हमारे देश में देखने को हमें मिलता है। और इनमें से एपेक्स अथॉरिटी यानी कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन है, जिला परिषद, जिसको हैंडल कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैंडल करते हैं। एंड 24 अप्रैल जो होता है वो पंचायती राज डे देखने को हमें मिलता है, 24 अप्रैल पंचायती राज डे। चलिए जी अगला आंसर बताइए। पाकिस्तान को एक डोमिनियन बना दिया गया था, अलग जो है डोमिनियन बना दिया गया था। डोमिनियन का मतलब यह है कि जब हमने बोला था डोमिनियन स्टेटस हमें दे दिया जाए, ठीक है, डोमिनियन का मतलब यह है कि जब तक का संविधान नहीं बनेगा तब तक अंग्रेज जो है इस चीज को हैंडल करेंगे, ये बात करी गई थी आपकी यहां पे, ठीक है। तो डोमिनियन का मतलब ये होता है। अब नाउ द पार्टीज सेपरेट डोमिनियन पाकिस्तान को बनाया गया था 14 अगस्त 1947 को बनाया गया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा 3 जून 1947 हिस्ट्री का पार्ट है, ये हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माउंटबेटन प्लान आया था आपका, जिसे हम और क्या कहते हैं, बल्कान प्लान के नाम से जानते हैं, और डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी इनको जाना जाता है, डिकी बर्ड प्लान। समझ आया आप लोगों को? तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि हमारा देश इंडिया आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को, और उससे एक रात पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को विभाजित कर दिया जाएगा और देश के बीच में एक लाइन खींच दी जाएगी, रेड क्लिफ लाइन खींच दी जाएगी। तो यह बात करी गई थी। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पाकिस्तान वर्ड जो दिया था हमें, किसने दिया था? पाकिस्तान वर्ड वॉज गिवन बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने जो है यह वर्ड हमें बताया था। इसमें वर्ड का मतलब क्या है? PA इज पंजाब, क्लियर, और K इज कश्मीर, IS इज सिंध एंड TAN इज बलूचिस्तान। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द मुस्लिम प्रोविंसेस जिसमें इनको कंबाइन करके पाकिस्तान वर्ड यूज कर दिया गया था। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14 अगस्त। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए जी। ये अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई थी और दैट वाज रेड क्लिफ लाइन, और ये रेड क्लिफ ने ही खींची थी हमारे भारत देश के अंतर्गत। आंसर नंबर डी। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है और उसमें हम डिस्कस करते हैं ये सब चीजें। क्लेमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को इन्होंने एटली डिक्लेरेशन दी थी और इसने बोला था कि हम इंडिया को आजाद करेंगे, 30 जून 1948 को आजाद करेंगे। पर बाद में 20 फरवरी के बाद आपका 3 जून का प्लान आ गया था और उसके बाद बात कर दी गई थी कि नहीं, इंडिया को हम 15 अगस्त को ही आजाद करेंगे। ये सब पता होना चाहिए आपके दिमाग में। क्लियर? बेवल जिसने शिमला कॉन्फ्रेंस कराई थी, फेल हो गई थी। कर्जन वही है जिन्होंने बंगाल पार्टीशन किया था और 16 अक्टूबर 1905 को, और फिर उसके बाद बंगाल पार्टीशन कैंसिल हो गया था 1911 में। ये सब पता है आप लोगों को। आंसर नंबर डी, ठीक है, आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए। आपके एडवाइजर कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एडवाइजर हैं वो इनमें से कौन है? देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो थे भीमराव अंबेडकर जी। पॉइंट समझ आया? लेकिन यहां पे सलाहकार की बात आ गई है, तो वो कौन थे? BN राव। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव थे। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। एक पर्सन का नाम आता है MN रॉय। MN रॉय वो पर्सन है जिन्होंने हमें आइडिया बताया था संविधान का। तो कंफ्यूज मत कर लेना, M और B में कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। इट्स BN राव,
क्लियर, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, एम.एन. रॉय, ही वॉज गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर नंबर डी। हमारा संविधान जो बनने लगा था वो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग थी, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। 26 नवंबर को हम संवैधानिक दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इस चीज़ को बनाने में, जिसमें 165 दिन बैठे थे ये, 114 दिन डिस्कशन हुई थी, और पूरे लोग थे 389 मेंबर थे, जिनमें 15 महिलाएं थी। 11 सेशन हुए थे आपके प्रॉपर तरीके के डिस्कशन के। क्लियर। सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 9 दिसंबर को ही। फिर 11 दिसंबर को आपके परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बी.एन. राव। अगला बताइए, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 2 सेशन के बीच में कितना गैप हो सकता है आपका? 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 महीने। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 6 महीने से एक क्वेश्चन और आता है क्या, कि एक बिल की लाइफ कितनी होती है? 6 महीने। पॉइंट समझ आया? जब बिल खत्म हो जाता है तो राष्ट्रपति चाहें तो समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं दोनों सेशंस को, और यह समन करने का काम होता है प्रेसिडेंट का, अगर वो ज्वाइंट सीटिंग करना चाहते हैं राष्ट्रपति। तो ज्वाइंट सीटिंग करवाते हैं, दोनों सदनों को इकट्ठा बिठाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बिठाते हैं, और इसमें चेयरपर्सन कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द चेयरपर्सन। अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर बैठ जाते हैं, ये याद रखना। और ज्वाइंट सीटिंग में जो बिल पास होता है वो आपका साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है, ये याद रखना। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने का प्रोसेस राष्ट्रपति के पास होता है, बंद करने का प्रोसेस भी राष्ट्रपति के पास, मतलब समन भी यही करेंगे और खत्म भी सेशन को यही करेंगे, कौन? राष्ट्रपति। और अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट को मिलते हैं तो 2 मीटिंग होती हैं, मतलब पहली और दूसरी, उसके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? उसके बीच में मैक्सिमम गैप भी 6 महीने का ही हो सकता है, ये आपको याद रखना है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, 6 महीने। नेक्स्ट बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से आर्टिकल है संविधान के अंतर्गत? किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है। यूपीएससी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएससी नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है, जो कि आपकी बात करते हैं 315 और से लेके 322 तक बात करते हैं। पॉइंट समझ आया? 315 से लेके 322 तक। क्लियर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉपर तरीके से वर्णन किया गया है, 1993 में बनाया गया था ये। इलेक्शन कमीशन, यस, आर्टिकल 324, तो ये बनेगा आपका राइट आंसर। 324 में लिखा गया है इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी 1964 में बना था, संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। ह्यूमन राइट्स ये 1993 में बनाया गया था, और 10 दिसंबर इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम। 93 में आपके ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी गई थी यहाँ पे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एग्जैक्ट कोई आर्टिकल नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आर्टिकल है 315। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज पर्टिकुलरली गिवन इन द आर्टिकल। देखिए वो क्वेश्चन जो था अभी, वो ये क्वेश्चन था कि आर्टिकल बताना है। अब चीजों का वर्णन तो सभी का ही किया हुआ है, लेकिन आर्टिकल तो हमारा एक ही है ना, दैट इज 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये अभी आपको मैंने समझाया था, एक्सप्लेनेशन में समझाया था मैंने आपको, क्या? डैश मीन्स केसेस कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट, दैट इज इन। देखिए समझिए, ध्यान समझिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं, आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, और वो आता है किसमें? रिट की यूरिसडिक्शन में देखने को आपको मिलता है। रिट, यस, नहीं, गलत हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल बच्चे आप लोग समझ चुके हो, जो मैंने यहां पे टिक गलत कर दिया था। यस, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, इसमें हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। पॉइंट समझ आया? तो ये नहीं बनेगा। हम ये बोल क्या रहा है कि आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, आर्टिकल 131, जिसमें सेंटर स्टेट के झगड़े, स्टेट और स्टेट के झगड़े सॉल्व किए जाते हैं। और इसमें ध्यान रखना कि यूनियन टेरिटरी जो वर्ड है वो इंक्लूड नहीं होता। यूनियन टेरिटरी वर्ड इंक्लूड नहीं होता क्योंकि यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द
दैट इज बाय द प्रेसिडेंट, और वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देते हैं वहां पे। सो अगर सेंटर स्टेट के झगड़े सॉल्व हो रहे हैं, स्टेट और स्टेट के झगड़े सॉल्व हो रहे हैं, तो इट मींस ये क्या कर रहा है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रखता है। रिट मैंने आपको डिटेल में समझाया था। एपीलेट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट है। एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस किसको दे सकती है, राष्ट्रपति को दे सकती है। राष्ट्रपति के ऊपर ये चीज बाइंडिंग नहीं होती अंडर आर्टिकल 143। क्लियर, ये याद रखना। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, पहला लॉ ऑफिसर कंट्री का कौन है इनमें से? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कह लो, लीगल ऑफिसर कह लो, ठीक है, एंड ही इज नॉट रिलेटेड टू द लॉ मिनिस्ट्री एंड ही इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में लिखा गया है। इसको बनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिक्वायरमेंट होती है ना, वही सेम चाहिए। दैट मीन्स भारत का देश नागरिक होना ही चाहिए, 5 साल हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस, 10 साल जो है आपको जो है एक एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीजें चाहिए होती है इसको। अटॉर्नी जनरल क्या करता है, ये लॉ ऑफिसर इसीलिए कहते हैं, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है रनिंग गवर्नमेंट को। रनिंग गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है, लॉ बनाने के लिए एडवाइस प्रोवाइड करता है। ये पार्लियामेंट में जा सकता है, बैठ सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बोल सकता है, एनीथिंग। तो बट वहां पे ये सिर्फ और सिर्फ जो है वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा और द पार्लियामेंट। क्लियर, ये याद रखना है। जब भी गवर्नमेंट के ऊपर केस होता है और वो केस आपका सिविल केस हो, तो सिविल केस में बचाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही बचाता है हमारी गवर्नमेंट को। ध्यान रखना है, क्रिमिनल केस में कोई सुनवाई नहीं है, कोई बचाता नहीं है। ये कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये फुल टाइम मेंबर नहीं होता आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस के अंतर्गत क्या होगा कि ये केस जो होगा वो रनिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लेके आ सकता। मतलब गवर्नमेंट के केस नहीं लड़ सकता, ये उनके लिए केस लड़ता है, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ सकता। ये याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, याद रखना। क्लियर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द माइनॉरिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है आपकी कौन सी माइनॉरिटीज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम हो। समझ आया? पॉपुलेशन जिनकी कम हो उनको हम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ड से जानते हैं। अगर हमारे संविधान की बात करें, आर्टिकल 30 में बोला गया है कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, जो लैंग्वेज के आधार पे या फिर उनकी भाषा के आधार पे वो अपना स्कूल कॉलेज जो है एजुकेशन के लिए अपना संस्था वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं, सो दैट इज़ द माइनॉरिटी स्टेटस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे अकेला वर्ड जो है रिलीजन वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम टिक क्या करेंगे? रिलीजन बेसिस के आधार पे। अदरवाइज हमारे देश में लैंग्वेज बेसिस के आधार पे, भाषा के आधार पे और आपके रिलीजन के आधार पे जो है हम इन चीज़ों की मतलब माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए, यस, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। और माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं, दैट इज द कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टैंड सस्पेंडेड? मतलब जब आर्टिकल 352 लगता है तो कौन सी चीजें खत्म हो जाती हैं? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 352 बताता है हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से लग सकती है: एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या फिर आर्म्ड रिबिलियन, सैन्य विद्रोह जिसे हम कहते हैं। ये आर्म्ड रिबिलियन पहले वर्ड क्या था? पहले इसका वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसकी जगह के ऊपर आंतरिक असंतुलन। ये 3 कारणों से लग सकती है और तीनों ही कारण से हमारे भारत देश में लगी है। एक्सटर्नल एग्रेशन 1962 इंडिया चाइना एंड वॉर इज 1971 इंडिया पाकिस्तान। क्लियर, ये इंडिया चाइना था। और इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट, उस टाइम पे ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। फिर हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड आर्म्ड रिबिलियन में चेंज कर दिया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान।
पॉइंट समझ आया? सो नाउ द क्वेश्चन इज कि 352 में आपके आर्टिकल्स कौन से सस्पेंड होते हैं? आपके आर्टिकल सारे सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 को छोड़ के आपके सारे फंडामेंटल राइट जो हैं मतलब सस्पेंड हो जाते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगेगी या फिर आपकी वॉर के कारण लगेगी, ध्यान से समझना, अगर आपकी इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लग रही है या वॉर के कारण लग रही है तो उस केस में आपका आर्टिकल 19 जो होता है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के केस में वो सस्पेंड नहीं होता। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो इस केस का आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर, फंडामेंटल राइट। अब बात करते हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी ये आपको रीजन तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो है ना कि हमारी जो स्टेट को बचाने का जो मतलब स्टेट को कौन बचा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बचा सकती है। वो आपका आर्टिकल 355 में लिखा गया है। हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि ऐसी कोई भी चीज राज्य के पास ना जाए जो हमारे देश के हित में ना हो। तो ये ध्यान रखना, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फंडामेंटल राइट इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक लिए गए हैं हमने। पार्ट जो है आपका पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, जिसे हम और क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और प्लस फंडामेंटल राइट जो है हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं, याद रखना, क्योंकि इसमें अगर हमारी चीजें वायलेट होती हैं, हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, हम जा सकते हैं रिट डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। जुडिशियल रिव्यू की बात करूं, आर्टिकल 13 में लिखा होता है जुडिशियल रिव्यू। एक वर्ड होता है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। रिवाइजरी मतलब रिवाइज करना उस चीज को, आर्टिकल 137 में। देखिए क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दोबारा से जो दे दिया उसने दोबारा से रिवाइज कर रही है, तो रिवाइज करना इस रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। अगर सपोज करो कि कोई चीज बोल दी है, कानून लगा दिया गया है और उस कानून को बताना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है या अनकॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, तो वो बात करता है आपका जुडिशियल रिव्यू की तरह। आंसर इसमें ये है, क्लियर। अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करें, आर्टिकल 368 में लिखा गया है और ये प्रोसीजर हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, और आपका पार्ट जो है पार्ट 20 में आता है ये, क्लियर। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, आर्टिकल 36 to 51 में आते हैं ये, और पार्ट 4 में देखने को मिलता है। और ये चीज हमने बोरो कहां से करी थी? आयरलैंड से करी थी। और इसका जो मेन एम होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना, और प्लस साथ के साथ जो है आपकी वेलफेयर ऑफ द स्टेट करना। ये किसके पास आता है? आपका आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमने ये चीज बोरो करी है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी इज 14 to 18, राइट टू फ्रीडम इज 19 से 22, एक्सप्लॉयटेशन वाला जो है 23 से 24, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला 25 से 28, और कल्चरल और एजुकेशन राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज 32। सो ऑल दीज आर द आपके राइट्स। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे आपका पंचायती राज सिस्टम पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था? पंचायती राज सिस्टम की बात करें, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये आपके आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक आपके लिखे गए हैं, पहली बात। दूसरा आर्टिकल 40 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 40 बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, वो हमें स्टेट बना के देती है किसी भी एक गांव के अंदर, स्टेट के अंतर्गत, क्लियर। अब बात ये है कि पहली स्टेट कौन सी थी? तो डेट वाज राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। पहली जो है राजस्थान में स्टार्ट करी गई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश फुली स्टेट में। कौन सी जगह के ऊपर पंचायत नहीं है? पंचायत नहीं है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायत नहीं है। और प्लस जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आपका लगा था पंचायत के लिए, 93 में इंप्लीमेंट हुआ था। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। 11 शेड्यूल में लिखा गया है आपका जो पंचायत के बारे में, और पार्ट 9 के अंतर्गत लिखा गया है आपका दैट इज पंचायत के बारे में।
इंपॉर्टेंट वन। और पंचायत के लिए आपको पता है कि 3 टियर गवर्नमेंट है आपकी, और 3 टियर में क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ये चीजें किसने बोली थी, बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से बोली गई हैं। ये बलवंत राय कमेटी बैठी थी 1957 में, और उसमें विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के बारे में बात करी थी। विलेज पंचायत को सरपंच प्रमुख जो संभालते हैं, और ये ब्लॉक समिति को ब्लॉक प्रमुख संभालते हैं। जिला परिषद को आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है संभालते हैं, और इनमें से एपेक्स अथॉरिटी, टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है जिला परिषद। जितनी सीटें रिजर्व होती हैं पंचायत में, उसकी 1/3 सीटें जो होती हैं विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 243D में लिखा गया है इस चीज के बारे में। 5 साल के लिए चुनी जाती है। ग्राम सभा वो होती है जो ग्राम पंचायत को चुनती है। डेट मीन्स ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो 18 या 18+ होंगे, और ग्राम पंचायत वो लोग होगी जिनमें लोग चुन के बैठते हैं, यानी कि पंच जिसे हम कहते हैं, 5 लोग चुन के बैठते हैं। इंपॉर्टेंट वन, क्लियर? ये याद रखने वाला पॉइंट है आपका। और 24 अप्रैल इज द पंचायती राज डे। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किसकी रिकमेंडेशन से इस्टेब्लिश किया गया था? विजिलेंस वर्ड का मतलब क्या है? अगेन, करप्शन से आपको बचाना है, करप्शन नहीं होने देना हमारे देश के अंतर्गत, और इसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिठाया गया था। ये 1964 में बना था आपका, और संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से, और दैट संथनम कमेटी इज द संथनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस जी बिल्कुल। सो ये है आपका डेट इज आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा कि इसको कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री कौन सी कंट्रोल करती है, कोई मिनिस्ट्री कंट्रोल नहीं करती। ये मतलब ये किसी के अधीन नहीं होती। इसको कौन संभालता है? सारा पार्लियामेंट संभालता है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली टू द पार्लियामेंट। और ये संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से आया, जैसे मैंने आपको बताया है क्लियर, 1964 में। एंड दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाई गई ये बॉडी है, ये याद रखना। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही। स्टैट्यूटरी स्टेटस इनको 2003 में मिला था, 2003 में। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी। संथनम कमेटी इज द करेक्ट आंसर, संथनम कमेटी। सो दिस इज इन द 1964 पहली बात तो। और गवर्नमेंट के करप्शन चार्जेस के बारे में हमें बताता है, विजिलेंस करता है। एंड दिस कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, संथनम द्वारा जो है इनको चेयर किया गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। यही आपका पॉइंट है यहाँ पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट कौन करता है और कैसे इलेक्ट होते हैं? राज्यसभा मतलब राज्यों का संघ। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा की बात आपके आर्टिकल 80 में देखने को आपको मिलती है, 80 नंबर आर्टिकल में, पार्ट 4 में, सॉरी शेड्यूल 4 में दैट इज अनुसूची 4 में लिखा गया है, राज्यसभा की सीट्स के बारे में लिखा गया है। राज्यसभा के अंदर जो भी, राज्यसभा पहली बात तो परमानेंट हाउस होता है, मतलब स्थायी सदन। इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, अबॉलिश नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल, और उनके 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है उनकी रिटायरमेंट होती रहती है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये कौन होते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, राज्यसभा मतलब राज्यों का संघ, तो दैट मीन्स राज्य से चुने जाएंगे। राज्य में क्या होते हैं हमारे? विधानसभा, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। सो दैट मीन्स असेंबली वाले लोग इनको चुन के भेजते हैं, और किस तरीके से? इनडायरेक्ट तरीके से, दैट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जाने के विधानसभा वाले लोग इनको चुन के भेजते हैं। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। राज्यसभा के अंतर्गत जो आपके मेंबर होते हैं 12, वो नॉमिनेट कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो कौन कौन से फील्ड से लेते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी से, क्लियर, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं लेते, लिटरेचर से लेते हैं, आर्ट से लेते हैं, साइंस से लेते हैं, और सोशल सर्विस से लेते हैं। ये 12 लोगों को इन फील्ड से चुना जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। राज्यसभा की सबसे बड़ी पावर जो आती है वो आती है ऑल इंडिया सर्विस के केस में।
अखिल भारतीय सेवाओं के केस में ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में लिखा गया है। और ऑल इंडिया सर्विसेज अभी कौन कौन सी हैं? आईएएस है, आईपीएस है आपकी, और आपकी आईएफएस है। सो ऑल दीज आर द ऑल इंडिया सर्विसेज। कल को अगर हमने नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो हमेशा बिल उठेगा राज्यसभा से, फिर जाएगा लोकसभा में, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास होने के लिए, और इस तरीके से ऑल इंडिया सर्विस बनेगी। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस का बिल स्टार्ट कहां से होगा? राज्यसभा में। और इसको क्रिएट करने वाली संस्था कौन है? दैट इज पार्लियामेंट। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज आर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट बट बिल स्टार्टेड फ्रॉम द राज्यसभा। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी। सो जो मैंने आपको बताया है वही इसमें लिखा गया है। चलिए जी आंसर बताइए अगला। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो डील करता है आपका? यस, डील करता है किसके साथ? सिटीजनशिप के साथ। सिटीजनशिप की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप की बात आती है। यह प्रावधान हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और सिटीजनशिप एक्ट की अगर हम बात करें 1955 का है। पार्ट की बात करें तो पार्ट 2 में आता है और आर्टिकल 5 से 11 में देखने को हमें मिलता है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सिटीजनशिप की बात आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। नाउ द पार्ट इज सिटीजनशिप कौन से एक्ट पार्ट में आता है? पार्ट 2 में देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट 8 की, तो पार्ट 8 में पार्ट 8 तो आपका नहीं बनता यहां पे। यस, पार्ट 8 इज यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के बारे में बात आती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आती है। ये आती है फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपकी स्टेट्स के बीच में होते हैं वो 12 नंबर में लिखे होते हैं। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 2 इज द राइट वन। और कैसे हम जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं? अगर आपका यहां पे बर्थ हुआ हो, जन्म हुआ हो, क्लियर, या फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया हो आके, या फिर आपने किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर मतलब किसी दूसरे देश को एक्वायर कर लिया हो नेचुरलाइजेशन के तरीके से, कोई क्राइम नहीं किया, आप यहाँ पे आके रहने लगे, तो नेचुरल तरीके से आप सिटीजन बन जाएंगे। और उसके बाद डिसेंट मतलब आपके माता पिता यहाँ के होने चाहिए। इस तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत देश की। तो यहाँ पे देखिए जी, पार्ट 2 जो है आपका सिटीजनशिप के लिए है, पार्ट 6 जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, और उसके बाद जो है पार्ट 12 की बात करी थी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में। पार्ट 8 इज द यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा गया है यहां पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी जो कमेटी है आपकी पार्लियामेंट की, वो इनमें से कौन सी आती है? सबसे बड़ी कमेटी जो आती है वो होती है एस्टीमेट कमेटी, जिसमें 30 लोग होते हैं और 30 के 30 लोग लोकसभा से होते हैं। बजट एस्टिमेशन लगाना, पैसे का एस्टिमेशन लगाना, वो सब कुछ एस्टीमेट कमेटी के पास होता है। एस्टीमेट कमेटी, और ये जो पहली एबीसी की बात करते हैं तो ऑल दीज आर द फाइनेंशियल कमेटीज। हमारे संविधान में पार्लियामेंट में 3 ही फाइनेंशियल कमेटीज हैं और तीनों की तीनों आपके ऑप्शन में देखने को मिल रही हैं। और एस्टीमेट कमेटी में 30 लोग होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो इसमें 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से होंगे और 7 आपके राज्यसभा से होंगे। अब इन दोनों कमेटीज को, ए एंड बी को, इनको बोला जाता है सिस्टर कमेटी के नाम से जानते हैं या ट्विन कमेटी के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर? पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? जो कैग की रिपोर्ट आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है, उसको पब्लिश करने का काम किसका होता है? दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी का। इसीलिए हम कहते हैं कि कैग ने घोटाला निकाला। वो एक्चुअली पब्लिश ये कर रहे हैं, वो तो ऑडिट करने का काम है इनका। इसीलिए कैग को बोलते हैं द आई एंड ईयर ऑफ द पब्लिक अकाउंट, द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ये सारे नाम उनके लिए जाने जाते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में भी 22 लोग होते हैं आपके, 15 आपके लोकसभा से, अगेन 7 आपके राज्यसभा से देखने को हमें मिलते हैं। अगेन डेली की जो डीलिंग होती है वो इससे होती है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए प्रेसिडेंशियल वर्ड की अगर हम बात करें, 2 तरीके की आपकी गवर्नमेंट होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमारे देश में देखने को मिलती है, और एक होती है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो चीजों को लागू करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब क्या हो गया? वो आपके जवाबदेही हैं किसको? कानून बनाने वालों को। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है? देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर।
मतलब लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है और जुडिशरी की अपनी पावर है। तो इसमें अलग चीजें हैं, उसमें अलग चीजें हैं। हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव के लोग होंगे वो कुछ आपके लेजिस्लेचर से भी आते हैं, जब लेजिस्लेचर के कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में भी आते हैं, बट यहां पे पावर्स डिफरेंट है और सारे लोग डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? और पार्लियामेंट्री में आपका कौन होता है? दैट इज पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जैसे यूएस वगैरह में देखने को मिलती है और ये पार्लियामेंट्री जैसे हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। तो यहां पे प्रेसिडेंशियल की बात आ रही है। सो क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ द पीपल। यस, ये लोगों की फ्रीडम के बारे में मतलब ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्ट करता है। इट इंश्योर द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। बिल्कुल, स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज जो है आपकी ये इंश्योर करी जाती हैं। तीसरा है इट फिक्स टर्म स्टेबलाइजेज द सिस्टम। बिल्कुल, ये 5 साल के कार्यकाल है उसका स्टेबलाइज करता है। तो इट मींस आंसर इसमें क्या बनेगा? डी। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज आर द मतलब स्टेटमेंट्स जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में देखने को मिलती हैं। लेकिन याद रखना, पेपर में गलती मत करना। यहां पे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फीचर, तो आप आंसर क्या देंगे? सेपरेशन ऑफ पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए जी, एग्जीक्यूटिव अलग होता है लेजिस्लेचर से, पावर सेपरेट होती हैं। को इक्वल ब्रांचेस मतलब सबकी पावर बराबर। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा। पावर्स डिवाइडेड देखने को आपको मिलेंगी यहां पे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लिबरलिज्म इज द सिंबल ऑफ। लिबरलिज्म इज द सिंबल ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने पेड कोर्स में भी डाला था अपने मॉक टेस्ट में। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का मतलब होता है आपको फ्रीडम प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर हम बात करें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड जो आते हैं आपके कहां पे आते हैं? प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं। और उस प्रियम्बल में लिबरलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज द फ्रीडम ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज कॉल्ड लिबरलिज्म। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो 10वीं अनुसूची है संविधान में वो किसके साथ डील करती है? पहली बात तो शेड्यूल जो होते हैं हमारे देश में, किसी भी चीज के लिए गवर्नेंस यानी कि जो शासन चलाना है आपको, उस चीज के लिए आपका शेड्यूल होते हैं। जब संविधान बना था तो 8 शेड्यूल थे। अब टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें से एक जो 10th शेड्यूल है वो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदलने के विरुद्ध कानून की बात आती है आपकी किसमें? एंटी डिफेक्शन लॉ में। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ हमने ऐड किया गया था संविधान के अंतर्गत 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के दौरान। और इसको आगे स्ट्रांग बनाने के लिए भी एक अमेंडमेंट हुई थी, दैट वाज 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये देखने को हमें मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में कितने लोगों को रख सकता है? 15% ऑफ द लोकसभा सीटें रख सकता है। ये याद रखना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्स हमारे संविधान में दिए गए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर देंगे डिटेल में। यहां पे मैं बात करूं अगर पहले शेड्यूल की, तो यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में आता है। दूसरी बात करते हैं तो यहां पे सैलरीज के बारे में बात होती है। तीसरी की बात करते हैं, यहां पे ओथ की बात आती है, शपथ की बात आती है। चौथे की बात करें राज्यसभा सीट्स की बात आती है, यहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। तो पांचवें की बात करें शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात आती है यहां पे। और छठे की बात करें तो यहां पे भी शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जहां पे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के इलाके देखने को मिलते हैं। सातवें की बात करें तो यहां पे लिस्ट की बात आती है, जिसमें सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात होती है। आठवें की बात करें तो लैंग्वेजेस के बारे में बात आती है। भाषाओं के ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारे भारत देश की? 22। और हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, जो कि आर्टिकल 343 में लिखी गई है आपकी। क्लियर हो गया आप लोगों को? और 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो दैट इज लैंड रिफॉर्म, जमींदारी प्रथा खत्म करी गई थी। और वैलिडेशन ऑफ द सर्टन एक्ट, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट, ये बात करी गई थी यहां पे। क्लियर? एंड दिस इज इन द दिस इज बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। और 10th की बात करते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी गई थी यहां पे, अगेन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए आगे अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो मैंने आपको भी समझाया था। 11वें के लिए थी आपकी 73rd अमेंडमेंट एक्ट
1992 जो कि इंप्लीमेंट हुई थी 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है आपकी पंचायत। 12वां शेड्यूल जो बात करता है दैट इज म्युनिसिपैलिटी। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंप्लीमेंट हुई थी आपकी 93 में, क्लियर। और जो है 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है म्युनिसिपैलिटी। सो ऑल दीज आर द आपके पूरे के पूरे 12 शेड्यूल्स। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फटाफट आंसर दीजिए स्क्रीन पे। टू whom does the public account committee submits its report? अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको पेश करता है? यस बताइए। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आपकी 1921 में आपकी पेश करी गई थी, बिल्कुल। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आपके ये कर क्या देते हैं, ये कर देते हैं आपके प्रॉपर तरीके से मतलब जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करते हैं, उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, कहां पे खर्चा हुआ कहां पे नहीं हुआ, क्लियर हो गया। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो अपनी रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति आगे पार्लियामेंट में वो चीज को पेश कर देते हैं। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने बात करी थी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। यस जी क्लियर हो गया। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आगे किसको दे देते हैं? पार्लियामेंट में वो पेश कर देते हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? यस बी इज द करेक्ट आंसर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब क्या है? डिलीवरी करती है पब्लिक सर्विसेज और बाय द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। मतलब कौन? कैग करता है। और कैग जो इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे होगा, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी आपकी सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है उनके अकाउंट्स को भी स्क्रूटिनाइज करे, उनके अकाउंट्स को भी देखे। ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। वो तो ठीक है यार, 15 मेंबर्स लोकसभा के, 7 मेंबर राज्यसभा की, अभी मैंने डिस्कस किया था, उसको तो डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी? पहली बात तो एक वर्ड है यहां पे, गार्जियन वर्ड बोला है। गार्जियन मतलब देख रेख करने वाला। हमारे संविधान का गार्जियन कौन है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट, जाने के जुडिशरी। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएगा, तो इस तरीके से कोर्ट्स आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है सबका गार्जियन कौन है? हमारा जुडिशरी है। पॉइंट समझ आया? न्यायपालिका। हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अंतर्गत ही तो लिखी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीजें। तो गार्जियन हमारा कौन हो गया? दैट इज जुडिशरी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है आप लोगों को तो हमेशा लगता है बहुत ईजी है, लेकिन पॉलिटी में ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपकी फिर गड़बड़ हो जाएगी पेपर में वहां पे। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन जुडिशरी इज द इंडियन जुडिशरी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये वो सब चीजों का गार्जियन कौन है हमारा? दैट इज आपका दैट इज संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है। चलिए जी आंसर बताइए। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ये इसको मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ आप इसको रट्टा मार लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। यस इस क्वेश्चन को रट्टा मार सकते हो आप लोग। वैसे मैं कभी भी रट्टा मारने के लिए नहीं कहता आप लोगों को, लेकिन इस क्वेश्चन का तो रट्टा मारना है। तो इसका आंसर सीधा बस याद करेंगे, आंसर नंबर सी। बस आंसर नंबर सी, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आंसर नंबर सी, दैट्स इट। चलिए अगला देखिए जी। ये क्वेश्चन आप बताएं कमेंट सेक्शन में, अभी बताओ फटाफट। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि राज्यसभा की सीट्स के बारे में कहां पे लिखा गया है, कौन से स्केड्यूल में लिखा गया है। 9th शेड्यूल की बात करूं तो जमींदारी प्रथा की बात आई थी, लैंड रिफॉर्म की बात आई थी, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट की बात आई थी यहां पे, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा करी गई थी। 11th में आपको मैंने बताया था आपका पंचायत के बारे में है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंप्लीमेंट हुआ था 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। 5th शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात आई थी यहाँ पे। और आंसर इसमें क्या बनेगा? 4th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। 4th शेड्यूल, क्लियर हो गया? आंसर नंबर ए इज द राइट वन। ये आपके 12 के 12 शेड्यूल देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पे। यस क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर, कितने टाइम तक वो कंटिन्यू रह सकती है? अगर बीच में ही, यस अगर बीच में ही वो अपना जो है काम कर दे, ऐसे मतलब। यस बताइए।
कितने टाइम के लिए जो है करी जाती है? सो दैट इज द 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। पंचायत 5 साल, पंचायत के बारे में सब कुछ पढ़ चुकी हैं। पंचायत में बस एक ये चीज याद कर लेना, इनके इलेक्शन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, काउंसिल, उनके इलेक्शन करवाता है वो। आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। 5 साल। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरपर्सन का नाम बताना है, क्या बनेगा? देखिए अगर मैं पहले की बात करता हूं, फर्स्ट की, तो उनके थे काका कालेकर, काका कालेकर, ठीक है। अब सेकंड की बात आ रही है तो सेकंड के थे वीपी मंडल, वीपी मंडल, क्लियर। और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाना आर्टिकल 340 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जब भी चाहें इस तरीके की बात वो कर सकते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका केलेकर, देन उसके बाद बीपी मंडल। और यहां पे अगर मैं बात करूं ज्योतिबा फूले जी, तो ये वो हैं सत्याशोधक समाज के संस्थापक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दैट इज गुलामगिरी, और विमेन एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे, ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे ये। और उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंतर्गत जो है ये आपके इनकी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म धर्म को फॉलो भी किया था। इन्होंने मूक नायक पेपर भी जो है आपका लिखा हुआ है, किन्होंने? भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन नामों से इनको बुलाया जाता है। दैट इज बीपी मंडल इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। इनमें से आर्टिकल जो बताता है हमें री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हम राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा सकते हैं, इलेक्शन करवाना, लेकिन उसका री इलेक्शन करवाना वो किस में लिखा हुआ है? री इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 57 में लिखा गया है। अदरवाइज इलेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 54 में। ध्यान से समझना, 54 में इलेक्शंस के बारे में लिखा गया है, क्लियर, और 57 में री इलेक्शन के बारे में यहां पे लिखा गया है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 52 में प्रेसिडेंट के बारे में, 53 में जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो राष्ट्रपति के नाम पे ली जाएंगी, और 55 में किस तरीके से इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का और कितने साल के लिए चुना जाएगा, 5 साल के, आपको पता है। 58 में उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा 57। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी, क्योंकि यहां पे वर्ड है री इलेक्शन। अगर इलेक्शन होता तो यहां पे 54 आपका बन जाता। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये याद रखना है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। 3 टियर गवर्नमेंट जो है आपकी, ये किसने हमें बताई थी? 3 टियर गवर्नमेंट अभी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। वो बताई थी बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से, 1957 में बैठी थी ये। अशोक मेहता ने 2 टियर बताया था, 1977 में बैठी थी। इन्होंने बताया था कि ब्लॉक समिति को आप अबॉलिश कर दिया जाए, इसके अंतर्गत बात करी गई थी। और जीवी के आरवी राव की बात करते हैं तो 1985 में ये कमेटी बैठी थी, 1985 में। और उसके अलावा अगर मैं LM सिंघवी जी की बात करता हूं तो दैट कमेटी इज इन द 1986। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है, जब फिर पेपर में पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताओ कि इनकी कमेटी पहले कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, इस तरीके से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज 3 टियर इनिशियली रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय कमेटी। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, क्लियर। पंचायत के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है, विधान परिषद की बात आती है आपकी। तो विधान परिषद में पहली बात तो कहां पे विधान परिषद है ये लिखा गया है क्वेश्चन में। तो यहां पे देखिए जी, अगर मैं बात करूं कर्नाटक में है, क्लियर, तेलंगाना में है, अभी के लिए बात कर रहे हैं हम, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है और यूपी में है। तो ये 6 स्टेट्स के अंतर्गत देखने को आपको मिलती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कहां पे है ये पूछा है, तो कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में तो नहीं है, केरल में भी नहीं है, और आंध्र प्रदेश में है। मतलब 1 और 4 दोनों आपके ऑप्शन बनेंगे। 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। क्रिएट करना मतलब बनाना, ठीक है। अबॉलिश करना मतलब खत्म कर देना, ये हम कर सकते हैं आर्टिकल 169 द्वारा। बट ध्यान रखना, इसको कभी भी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, आपका स्थायी सदन देखने को हमें मिलता है। कौन? काउंसिल। और आर्टिकल 169 के दौरान जो है हम इस चीज को क्रिएट और अबॉलिश कर सकते हैं। कैसे? आपकी जो असेंबली है,
असेंबली ये बिल पास करेगी। अगर असेंबली ने इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, विशेष बहुमत मतलब 2/3 से पास कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद ये जाएगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट जो है आपका सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से 50% + 1 से जो है इस बिल को पास कर देगा और आपका दैट मीन्स काउंसिल बना भी जा सकती है और खत्म भी करी जा सकती है। अगर बन चुकी है तो उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। पॉइंट समझ आया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी काउंसिल के अंतर्गत मेंबर होते हैं उनके 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर नॉमिनेट करता है, और वो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस से ये लोग होते हैं, ये याद रखना। सो 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 और 4। चलिए अगला आंसर बताइए। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करी जाए और दूसरे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात करी जाए तो उनमें कार्यकाल कितना होता है, मतलब उनमें डिफरेंस कितना होता है? देखिए पहली बात तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है अगर मेजोरिटी जो है आपकी साबित ना हो तो ऑब्वियसली बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास हो गया। मेजोरिटी का मतलब क्या है कि आपके पास अगर वहां पे सभा में 100 सीटें हैं तो आपके पास 51 सीटें होनी चाहिए। अगर आपके पास 200 मतलब सदन में 200 सीटें हैं तो आपके पास 101 होनी चाहिए। दैट मीन्स 50% + 1 सीटें जिसके पास है तो वो मेजोरिटी में है। अगर ऑपोजिशन सरकार ये चलाती है कि हाँ आपके पास वो सीटें नहीं हैं तो ऑब्वियसली बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। अगर ऑपोजिशन सरकार में ये 50 लोगों द्वारा स्टार्ट होता है, 50 लोगों द्वारा स्टार्ट होता है, लोकसभा में ही स्टार्ट होता है, अगर ये पास हो जाए तो क्या होती है, जो रनिंग गवर्नमेंट होती है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, इसको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है, ये याद रखना। क्लियर? और ये कार्यकाल जो होता है मंथ, कितने डिफरेंस होता है? 6 महीने, मतलब 6 महीने के बाद पहला और दूसरे के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप आपका होना चाहिए। अब बात ये है कि ये लिखा कहां पे गया है, तो ये रूल 198 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है, ये याद रखना। इस कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में यहां पे लिखा गया है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ इज द राइट वन। अब 6 मंथ से मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट को राष्ट्रपति मिलते हैं तो उनकी मीटिंग में भी 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, और एक बिल की लाइफ भी कितनी होती है? 6 महीने होती है। उसके बाद डेडलॉक हो जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो डेडलॉक को तोड़ने के लिए समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और उसकी सभा में स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है चेयरपर्सन होते हैं, याद रखना। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। तो ये बहुत सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपके चलाए गए हैं, और पहला 63 में चलाया गया था, ये याद रखना। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और यहाँ पे मेरे साथ 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, और कोई एग्जाम पेपर डाउट्स हैं आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 MCQ कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। प्लस यहाँ पे बहुत सारे आपके एग्जाम स्पेसिफिक स्पेशल फोल्डर्स हैं। ये एग्जाम स्पेसिफिक स्पेशल फोल्डर्स सारे पढ़ के जाने होते हैं आपको एग्जाम से 1 महीना पहले, ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत चुनिंदा क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? मॉक टेस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, और भी स्टेट स्पेसिफिक यूपी जीके, बिहार जीके, एमपी जीके भी मैंने इसमें कवर कर रखी है, और इसमें लाइव सेशन भी मैं जल्दी से प्लान कर रहा हूं, और इसमें आप कोड लगा सकते हैं VIP 50, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो भी है मिल जाएगा। GS कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करिए यहाँ पे। अब इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं स्टडी IQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट दैट इज studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे GS कोर्स और 10,000 MC कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? बाकी मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको करना कैसे है। देखिए, जब भी आप जो है वेबसाइट ओपन करते हैं दैट इज studiiq.com, जैसे आपने studiiq.com खोला, ठीक है, तो जैसे ही studiiq.com खोलते हो आप लोग, तो आपको यहां पे एक सेकंड के, आपको यहां पे ऐसे नजर आ जाएगी चीज, दैट इज ये वाली चीज, ठीक है, आपको नजर आ जाएगी ऐसे। यहां पे लिखेगा व्हाट डू यू वांट टू लर्न, यहां पे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहां पे लिख देना है 10,000
जैसे आपने 10,000 लिखेगा ना तो आपको मेरा कोर्स नजर आएगा 10,000 MCQ कोर्स बाय विपिन सर। यहाँ पे बाय नाउ का बटन है, बाय नाउ कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोड लगा के VIP 50, तो अगेन आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो भी है मिल जाएगा। आप पढ़े इस चीज को। 598 वीडियोस ऑलरेडी देयर, बहुत सारी वीडियोस और भी अपडेट होने वाली हैं यहाँ पे हमने। क्लियर। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे लाइव सेशन की बात आपको मैंने कर रखी है। यहाँ पे पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, फिजिक्स, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्लियर। यहाँ पे पढ़ सकते हैं यूपीएससी स्टेट PCS के क्वेश्चन। ये सारे स्पेशल फोल्डर्स हैं जो पढ़ने हैं आपको एग्जाम टाइम पे। यूपीएससी स्टेट PCS के क्वेश्चन, यूपी जीके के, यूपी PCS के, मध्य प्रदेश जीके, मध्य प्रदेश PCS के क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार जीके, वेस्ट बंगाल, स्टैटिक जीके, SSC एंड रेलवे, CDS CPF के क्वेश्चन, पंजाब कोऑपरेटिव एग्जाम के क्वेश्चन, पंजाब एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हुए हैं मैंने। ठीक है। और यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे उड़ीसा के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, उड़ीसा ASO के, ICAR के करवाए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर के 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्विज करवाए हुए हैं, रिवीजन के लिए MCQ करवाए हुए हैं, एंड मॉक टेस्ट। ये आपका सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग है, ये गेम चेंजर है। कौन? दैट इज मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है। आपकी प्रेपरेशन कैसी है ये यहां पे पता चलता है आपको। क्लियर। और बाकी यहां पे पैकेजेस वगैरह हैं तो आप देख लें, इसमें सिल्वर वाला, गोल्ड वाला जो भी है, तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है और बाकी चीजें सारी सेम है। प्रोडक्ट आपको जो भी मतलब जो है हमारे लेक्चर्स वगैरह सारे मिलेंगे, PDF वगैरह सब मिलेंगी, सभी उसमें। क्लियर। तो आप जो भी लेना चाहें आप पढ़ें और इसको प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। समझ आया? सो गाइज, ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर के अंतर्गत। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। मिलते हैं शाम की क्लास में। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।